उस्ताद जो है उसको कहता है चलो आओ जी, आओ समंदर की तरफ वॉक करते हैं। तो वो समंदर की गहराई की तरफ चलना शुरू कर देता है। एक वक्त आता है कि जो शागिर्द है वो कंधों तक पानी में चला जाता है। तो उस्ताद क्या करता है, उसके बाल पकड़ता है हाथ में सॉरी, और उसको समंदर के अंदर डुबोने की कोशिश करता है। अब शागिर्द जो है वो पागल होता है, ये क्या कर रहा है भाई मेरा टीचर। वो ऊपर आने की कोशिश करता है, उसका उस्ताद उसको फिर पानी में दबोच लेता है। जो टीचर होता है उस्ताद, तो इतना जोर लगाता है कि जो बच्चा है, जो शागिर्द होता है, वो अपनी फुल जान लगा के और एकदम पानी से बाहर आता है और उस्ताद से छुड़वा के और साइड पे हो जाता है। तो जो टीचर होता है वो उसको कहता है कि जिस तरह अभी तुमने फुल फोकस होकर, तुम्हारे पास इस वक्त सिर्फ एक ही मकसद था जिंदगी का, वो था अपनी जान बचाना, और तुम्हें कोई मकसद इस वक्त तुम्हारे सामने नहीं था और तुम इसमें कामयाब हो गए। तुमने अपनी 100% जान लगा दी अपनी जान बचाने में। तो तुम, मैं क्या, अगर हम 10 लोगों ने भी तुम्हें डुबाने की कोशिश करते तो तुम बच जाते, क्योंकि तुमने फुल फोकस लगाया था इस तरफ। तो कामयाबी यही है, जिस चीज पे आप 101% इनपुट कर दोगे आप उसमें कामयाब हो जाओगे। इसलिए जब आपने ये टेस्ट में अपीयर होना है तो अपना पूरा स्टेट ऑफ माइंड आपने कन्वर्ट करना है। पूरे का पूरा स्टेट ऑफ माइंड आपने ऐसा बनाना है कि आपने अपने आप को पर्सनैलिटी वाइज, जहानत वाइज इस काबिल करना है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेज में आप जा सके। चलिए 40 स्टूडेंट ने दोबारा ज्वाइन कर लिया। एक स्टूडेंट का मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम सर जी, एयरफोर्स में कब से जॉब आ रही हैं लेडी जी? इस दफ़ा सितंबर में होपफुली अनाउंस हो जाएंगी। एयरफोर्स में मेडिकल वालों की कोई जगह खास नहीं होती, आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। चलें, तो ये प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन के बाद वाला जो स्टेप है दैट इज रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्टर होंगे ना, आप बताएंगे आर्मी को मैं पेपर देना चाहता हूँ। फिर आपका एक्चुअल टेस्ट कंडक्ट होगा, दैट इज इनिशियल टेस्ट। ये आपने पास कर लिया तो फिर आपके पास ISSB जो है, आप जाएंगे वहां पर 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के टेस्ट कह रहे हैं, 3 टाइप की जो आपकी 3 डायमेंशन पर्सनैलिटी चेक होती है। ये सारे का सारा प्रोसीजर है। प्रिपरेशन में क्या देखना होता है? प्रिपरेशन से पहले आपने एक चीज चेक करनी होती है। आपने ये चेक करना होता है कि अच्छा यार, सितंबर में या अक्टूबर में जब सीट ओपन होंगी तो क्या मैं इस कैपेबल हूँ। आपने एलिजिबिलिटी लाजमी देख लेनी है। मेरा कद इतना है, मेरी आई साइट ठीक है, मेरे नंबर इतने हैं कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मेरा वेट इस काबिल है कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे इलाके का डोमिसाइल की क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी एज की क्या रिक्वायरमेंट है, ये तमाम की तमाम आपको चीज़ें पता हूँ, फिर आप तैयारी शुरू कीजिएगा। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर आपका टेस्ट की डेट आएगी, फिर आपका एक्चुअल टेस्ट होगा और फिर आपकी ISB आएगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस, मैं फिर आपको हमेशा कहता हूँ कि PMA को मैं बेस कोर्स लेता हूँ, बाकियों का भी इतना ही होता है तकरीबन जिनका ISSB होता है। ये तकरीबन पूरे का पूरा प्रोसेस जो अब PMA 149 आ रहा है, PMA 149 अनाउंस हो रहा है, ये होपफुली सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक, सितंबर से लेकर ये सितंबर में शुरू होगा। और इस PMA 149 के जो बच्चे रिक्रूट होंगे और एकेडमी जाएंगे PMA का कूल, ये मई में जाएंगे। तो प्रोसेस देख लें आप, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 8 मंथ्स का प्रोसेस। 8 मंथ्स, 8 मंथ का प्रोसेस जो है आपने इससे गुजरना है और फिर जाके कहीं आप ऑफिसर रिक्रूट होते हैं। ये पहले मैंने टाइमलाइन बनाई हुई थी, इसमें प्रिपरेशन का एलिमेंट जो था वो बाद में था, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए वो कर दिया। तो रजिस्ट्रेशन, इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन, टेस्ट, कॉल लेटर, और ये फिर ISB टेस्ट होता है। और फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज फाइनल मेरिट लिस्ट। बहुत दफ़ा ऐसा होता है बच्चे ये पास कर लेते हैं, ये भी रिकमेंड हो जाते हैं और यहाँ पर आकर रह जाते हैं। उसकी यही वजह है कि वो अच्छा स्कोर नहीं करते, वो सिर्फ पास होते हैं। तो जितने अच्छा आप इंटेलिजेंस की तैयारी करके अच्छा स्कोर करेंगे, जितना ISB में अच्छा इधर ग्रेड होते हैं, स्कोर नहीं होता ISB में। जितने अच्छे ग्रेड आपके ISB में आएंगे उतने ही ज्यादा चांस है कि आप फाइनल मेरिट में गो थ्रू हो जाएं। सिर्फ पास पास होना नहीं होता, इसलिए ये चीज आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखनी है। उसके बाद जो अगली चीज समझने वाली है, ये मेरिट का कॉन्सेप्ट था। इस वक्त जो आपने चीज समझनी है वो इनिशियल टेस्ट है। इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज इनिशियल टेस्ट।
इनिशियल टेस्ट क्या होता है? तो इनिशियल टेस्ट 5 चीजों पर मुश्तमिल होता है: जहानत, एकेडमिक, मेडिकल, फिजिकल, इंटरव्यू। इसमें से कोई एक चीज भी फेल और टोटल फेल। अब आपने इसमें इंटेलिजेंस की जबरदस्त तैयारी करनी है, एकेडमिक की जबरदस्त तैयारी करनी है, इसका आपने ध्यान नहीं देना, आपके पास की बात ही नहीं, आपके पास की बात ही नहीं है। तो अगर आपको कोई यूट्यूब पे या आपका कोई कजन शजन दोस्त यार या यूट्यूब पे कोई सियाना आपको कहे, जी आपके तो पाँव टेढ़े हैं, आपकी तो उंगलियां टेढ़ी हैं, आपकी तो पूंछ टेढ़ी है, तो उसको ठेंगा दिखाना आता है आपको, उसको ठेंगा दिखा दीजिएगा। मेडिकल केस में आई एम नॉट स्पेशलिस्ट, मेडिकल केस में कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता। आप बोर्ड में लाजमी अपीयर हों, ये बहुत डिटेल चीज़ होती है। कौन एक्सरसाइज के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान किसकी बॉडी कितनी मोल्ड हो सकती है, उसके एंगल्स क्या हैं, उसकी आई साइड, की सारी मेडिकल वाले स्पेशलिस्ट होते हैं, वही चेक करते हैं। तो आपने इस मामले में किसी से कोई मशवरा नहीं लेना, इसको बिल्कुल भूल जाए कि मेडिकल भी कोई चीज़ होती है। बस सिर्फ आपने अपना वेट और हाइट देख लेनी है, बाकी सब कुछ उन पर छोड़ दें। आप इंटेलिजेंस की और एकेडमिक की तैयारी करें। फिजिकल के केस में आपने कुछ भी नहीं करना। जिस दिन आप फॉर्म फिल करेंगे, अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, उसके बाद आपने सिर्फ 15 मिनट डेली जॉगिंग करनी है, बस। और फिजिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए। इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी आपको हम लोग मुकम्मल करवाते हैं, कंप्लीट प्रैक्टिस के साथ मॉक इंटरव्यू होते हैं। इंटेलिजेंस की भी हम मुकम्मल तैयारी करवाते हैं, एकेडमिक की भी हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं फॉर पीएम में। बाकी उनके सिर्फ हमारे टेस्ट होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो उनकी क्लासेस आपने ऑलरेडी ली होती हैं, तो उनका हमारा टेस्टिंग पोर्टल है, उस पर आपकी मुकम्मल प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो ये 5 एलिमेंट हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं। इनको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूं आपके सामने। जो इंटेलिजेंस टेस्ट है 2 तरह के होते हैं: वर्बल, नॉन वर्बल। एकेडमिक, पीएमए में इंग्लिश, मैथ, इस्लामियात, जनरल नॉलेज जीके, करंट अफेयर सीए, पाकिस्तान हिस्ट्री पीएच, जीएस जनरल साइंस। इसमें से पीएमए में सवाल आते हैं। बाकी जो है जीडीपी के सब्जेक्टिव चेंज हो जाते हैं, टेक्निकल क्रेडिट के सब्जेक्टिव चेंज हैं, सीए के सब्जेक्ट चेंज हैं, एएमसी के सब्जेक्ट चेंज हैं, एएफएनएस के सब्जेक्ट चेंज हैं। पीएमए, क्योंकि फिर मैं वंस अगेन, पीएमए के बच्चे अप्लाई करते हैं, 3.5-4 लाख बच्चा अप्लाई करता है, और जीडीपी में अप्लाई करता है कुछ 30 से 40 हज़ार। तो इसलिए पीएमए का ही बेस कोर्स होता है, इसलिए मैं एग्जाम्पल आपको उसी की दे रहा होता हूँ। उसके बाद जो आपके पास है, अब जो आपने इंपॉर्टेंट चीज समझनी है वो ये एलिमेंट समझना है। एकेडमिक में पीएमए वालों के लिए इंग्लिश, मैथ आपका बहुत इजी आता है। मैथ जो है ये 6 क्लास से लेके 8th क्लास तक का 90% क्वेश्चन, और 9th से 10 क्लास तक के 10% क्वेश्चन। कई लोग कहते हैं जी हमने तो मैथ पढ़ा नहीं सर, मैंने तो बायो पढ़ी हुई है। पीएमए में हर कोई अप्लाई कर सकता है। पीएमए की क्या रिक्वायरमेंट है? 12 साल तालीम, बस। याद रखिएगा, पीएमए की क्या रिक्वायरमेंट है? 12 साल तालीम विद 55% नंबर, बस। और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ए लेवल, एफ ए, डी कॉम, डीएई सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें जेनेरिक सब्जेक्ट आते हैं, कोई मुश्किल मैथ, एफएससी का पार्ट उनका वैसा मैथ नहीं आता। इसकी फर्दर डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। आगे चलते हैं। जहानत दुनिया में जो है वो डिफरेंट तरीकों से मैयर की जाती है। तो पाकिस्तान आर्मी भी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसी के मुताबिक आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है। उसमें कुछ सवाल हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो दुनिया ने पिछले 150-200 सालों में ये डिफाइन कर लिए कि इन सवालों के जरिए देखा जा सकता है कि बच्चा ज़हीन है या नहीं है। तो उसके 2 पार्ट हैं, एक है वर्बल, एक है नॉन वर्बल। तो वर्बल के कुछ टॉपिक्स हैं, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। मैंने शायद कल रात ग्रुप में आप लोगों के साथ ये फाइल शेयर भी की थी, मैं दोबारा भी कर, नहीं दूसरे ग्रुप में थी, स्टडी ग्रुप में थी, इस मार्केटिंग ग्रुप में नहीं थी। तो स्टडी ग्रुप वाली फाइल में आपके साथ, ये वाली फाइल में आपके साथ ग्रुप में दोबारा शेयर कर दूंगा। ये टॉपिक हैं आपके वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के। कमाल की बात यह है कि आप किसी एक टेस्ट की तैयारी कर लें, क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट, एक और चीज आपको मजेदार बता दूं आज, वो क्या है? वो ये है कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो एक ही है, वन, फॉर ऑल, फॉर ऑल। पीएमए, जीडीपी, पीएन, एएफएनएस, एडी, एएमसी, टेक्निकल क्रेडिट, शॉर्ट सर्विस कमीशन, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन, जीडीएमओ, और साइकोलॉजिस्ट जो हायर होते हैं, डायरेक्ट कैप्टन भर्ती, सब के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट 100% सेम है, कोई फर्क नहीं है। ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ। आप बेशक ग्रेजुएशन के बाद ऑफिसर भर्ती होते हैं, आप मास्टर्स के बाद ऑफिसर भर्ती होते हैं, आप एफएससी के बाद
इंटेलिजेंस टेस्ट 100% सेम है। क्या फर्क होता है? सवाल मुश्किल और आसान हो जाते हैं। क्या फर्क होता है? टाइम चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है पीएमए में 90 क्वेश्चन आए, हो सकता है जीडीपी में अपना 100 क्वेश्चन आ जाए। तो चीजें फर्क हो जाती हैं, टॉपिक 100% सेम है, और ये पाकिस्तान में नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम है। जहानत चेक करने का एक ही तरीका है पूरी दुनिया में, कोई मुख्तलिफ नहीं है। इसलिए पाकिस्तान आर्मी भी वही तरीका अडॉप्ट करती है। दुनिया में कहीं भी किसी की जहानत चेक करनी हो तो एक ही तरीका है इंसान के पास, जो उसने डिफाइन किया हुआ है पिछले कुछ सालों, एक सदी गुजरने के बाद। तो इसलिए अगर आपने किसी एक टेस्ट का, इनिशियल टेस्ट की, इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी कर ली, आपने सब की कर ली। अभी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर एएमसी की तैयारी करनी है, मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं पीएमए में जो नहीं हो सके या उससे पहले, तो मैं उनको यही कह रहा हूँ, अगर आपने पहले पीएमए की तैयारी की हुई है तो एएमसी का इंटेलिजेंस टेस्ट कोई मसला ही नहीं है। एएमसी में मसला करेगा आपका एकेडमिक, वेरी 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 टफ। एकेडमिक पे फोकस करें एएमसी वालों के लिए। तो ये चीज है, ये वो टॉपिक है कुछ, ये आपको लिस्ट मिल जाएगी। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में देख लें, कुछ एग्जांपल्स हैं, जो तकरीबन 20 टॉपिक्स हैं डिटेल के साथ, मैंने काफी डिटेल के साथ किए हैं, वरना कई लोग कहते हैं 12 टॉपिक हैं, 13 टॉपिक हैं, लेकिन 20 टॉपिक हैं। उन 20 में से कुछ के एग्जांपल्स आपके सामने है। आपकी चैट ओपन है, आप आंसर कर सकते हैं। आपके सामने सवाल है 3, 7, 12, 18, 25। इसको सीरीज का क्वेश्चन कहते हैं, इसको रुझान भी कहते हैं उर्दू में, ये सीक्वेंस भी कहलाता है। जब आप नंबर्स को देखेंगे तो आप कितनी जल्दी पिक करेंगे कि कौन सी तरतीब फॉलो की गई है। 3, 7, 12, 18, 25, 3 में 4 जमा किए तो 7 आया, 7 में 5 जमा किए तो 12 आए, 12 में 6 जमा किया तो 18 आया, 18 में 7 जमा किया तो 25 आया, 25 में अब 8 जमा करेंगे। इसका मतलब है हर एडिशन होने वाला नंबर पिछले नंबर से एक ज्यादा है। सिंपल, आपने जज कर लिया, यहाँ पर क्या आएगा? 33 आएगा। तो ये एक सीरीज का सवाल आता है, ये तो बड़ा आसान था, इसमें कुछ टेक्निकल सवाल भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पिक ऑड वन आउट भी कहलाता है, इसको ऑड मैन आउट भी कहते हैं, इसको क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। हार्ट, आईज, किडनीज, हैंड्स आपके सामने मौजूद हैं, इसमें से एक जो है वो बाकियों से मुख्तलिफ है। इसमें से जो एक है वो बाकियों से मुख्तलिफ है। इसमें से जो एक मुख्तलिफ है दैट इज हार्ट। ये बॉडी में आपके एक होता है, आंखें भी दो होती हैं, किडनी भी दो होते हैं, हैंड भी दो होते हैं। तो ये तरीका होता है पिक ऑड मैन आउट करने का। ये एक सवाल है। उसके बाद आपके पास एक सवाल आता है ये वाला कि अगर 25 फरवरी 2020 को वीक डे ट्यूसडे था, 25 फरवरी 2020 को मंगल था, तो बताएं 1 मार्च 2020 को क्या होगा। इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद एज से रिलेटेड सवाल, सम 6 years ago द रेशो ऑफ एज ऑफ खान एंड सुहेल वाज 6:5, 4 years फ्रॉम टुडे द रेशो ऑफ देयर, ये सब का सब सवाल आते हैं। अब मजेदार बात क्या है, ये जो सवाल आपके पास आता है इसका आपने जवाब देना होता है 15 सेकंड में। 15 सेकंड, 90 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट होंगे, ये 15 सेकंड से भी कम हो जाता है। क्यों? इस सवाल को पढ़ने में आपके 15 सेकंड लग जाएंगे और समझने में 5 सेकंड और लग जाएंगे। 20 सेकंड में तो आप सवाल समझेंगे, जवाब देने की बात शुरू होगी 20 सेकंड के बाद। तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल, और आपने इसकी अच्छी खासी डिटेल से तैयारी करनी होती है, स्पीड भी इंक्रीज करनी होती है। तो टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये होते हैं, इसको कहते हैं वर्बल क्वेश्चंस। क्यों? ये लिखे हुए हैं। अब जरा आप बताएं, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो क्या उसकी जहानत चेक नहीं की जा सकती? अगर किसी शख्स को गिनती नहीं आती तो क्या उसकी जहानत चेक की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। आपके इलाके में, मोहल्लों में, देहातों में, शहरों में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कभी भी स्कूल कॉलेज नहीं गए लेकिन बला के ज़हीन होते हैं। तो फिर क्या करें? तो फिर एक और टेस्ट होता है, उसको कहते हैं नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट, वो आप अफ्रीका के बच्चे से, पाकिस्तानी बच्चे से, 60 साल की उम्र से, 3 साल की, 6 साल की उम्र से, खातून से, मर्द से, छोटे से, बड़े से, गांव के, हर जिस मर्जी से चाहें वो टेस्ट आप बिला इंग्लिश लैंग्वेज आए हुए या बिला मैथमेटिक्स आए हुए वो सवाल आप कर सकते हैं। उनको नॉन वर्बल कहते हैं। नॉन वर्बल का मतलब ये है कि वो वर्बल नहीं है। इसका मतलब किस फॉर्म में होंगे? वो किसी ना किसी पिक्टोरियल फॉर्म में होंगे, पैटर्न की फॉर्म में होंगे, कोई ना कोई उनके अंदर तरतीब होगी, लॉजिक होगी, तो उनको नॉन वर्बल क्वेश्चन कहा जाता है। इस वक्त आपके सामने नॉन वर्बल ए जो क्वेश्चन है, अगर आप इसका प्रिंट लेके बाहर चले जाएं और किसी मजदूर को भी ये सवाल दिखाएं तो वो भी इसका जवाब दे देगा।
आप किसी बच्चे को भी दिखाएं तो वो भी उसको पूछें भाई ये नीचे इसमें क्या आएगा, नीचों में से, तो वो बता देगा क्या आएगा। तो ये नॉन वर्बल सवाल कहलाता है। नॉन वर्बल सवाल की काफी एग्जांपल्स हैं, ये काफी ज्यादा नॉन वर्बल सवाल आपके पास दिए गए हैं। तो ये जो है आपकी जहानत चेक करने का तरीका है। फिर इसके अंदर एकेडमिक के क्या क्वेश्चन होते हैं, सारी की सारी चीजें बड़ी डिटेल के साथ आपको आहिस्ता आहिस्ता समझा दी जाएंगी। ये डेमो क्लासेस होती रहेंगी, कोशिश करें नेक्स्ट डेमो क्लास में आप खुद भी ज्वाइन करें, बाकी लोगों को भी ज्वाइन कराएं। दूसरी जरूरी बात, बल्कि पहली जरूरी बात यह है, आप अगर चाहते हैं कि आपकी सारा प्रोसेस अच्छा समझ सकें तो अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप दूसरों को समझा भी सकें। अगर आपसे कोई पूछे, अक्सर यूट्यूब पे, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ वीडियो और व्यूज लेना होता है, तो वो किसी और साइंस पे चल रहे होते हैं। मैं कभी भी बच्चों को नहीं सजेस्ट करता कि वो यूट्यूबर्स को फॉलो करें, क्योंकि यूट्यूबर्स का मकसद ये होता है कि उन्होंने व्यूज लेने हैं, उन्होंने अपनी वीडियो के ऊपर व्यूज लेने हैं, फिर ऐड चलेंगे, ऐड से पैसे आएंगे, तो मकसद ही चेंज हो जाता है ना। तो वो ऐसी सी वीडियोज बनाते हैं जिससे आप हैरान परेशान हो जाते हैं कि इस दफा आईएसबी में ये तहलका हो गया, इस दफा ये हो गया, आए जी 5 मिनट में। वो एक मैंने वीडियो देखी, उसमें लिखा हुआ था कि सिर्फ 10 मिनट की वीडियो देखकर इंटेलिजेंस टेस्ट पास करें। तो ये शॉर्टकट, हम तो वैसे ही शॉर्टकट ही हैं, चोर चोर लोग हैं ना, पूरी कौम ऐसी है शॉर्टकट। तो 10 मिनट में कोई तैयारी नहीं होती उसने, लेकिन उसकी वीडियो के नीचे जो व्यूज थे वो 2 वीक्स में 14,000। तो 14,000 बच्चों को वो, क्योंकि हर की ख्वाहिश है कि बस कुछ करना ना पड़े, रात को दूध, गर्म दूध का गिलास पी के सोऊं, सुबह उठूं तो सब टेस्ट मेरे दिमाग में आ जाए। तो इसी वजह से तो यूट्यूब पे जो लोग वीडियो बनाते, अच्छे लोग भी हैं, ये बात नहीं है, लेकिन एहतियात से फॉलो किया करें। ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। तो आज की क्लास का मकसद जो था वो आप लोगों को ओरिएंट करना था। उम्मीद है काफ़ी बातें आपको समझ आ गई होंगी, और आज पहली क्लास है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी ग्रुप में मैं इंफॉर्मेशन भेजता रहूँगा। लेकिन अब आपका माइंड कम से कम क्लियर है आईएसएसबी के बारे में और इंटेलिजेंस इनिशियल टेस्ट के बारे में। तो राइट नाउ आपने फोकस करना है इनिशियल टेस्ट पर, और साथ साथ आपने जो है कोशिश करनी है अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की। अब ये जो बात है ना, सर पर्सनैलिटी इंप्रूव कैसे की जाती है, ये हमें बड़ा मुश्किल काम लगता है। मैं जरा इसको आपको तरीका समझाता हूँ। जो आईएसबी टेस्ट होते हैं, मैं चलें वो दिखा देता हूँ पहले, फिर वापस इस पे आता हूँ। ये आईएसबी टेस्ट में आपकी जो पर्सनैलिटी चेक होती है वो चेक होती है वैट से, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट से वो आपकी चेक होती है, थमेटिक पर्सनैलिटी टेस्ट से वो आपकी स्टोरी राइटिंग से चेक होती है, सेंटेंस मेकिंग से, सेंटेंस कंप्लीशन से, फॉर्म फिलिंग, मेरिट एंड डिमेरिट ऐसे। ये तमाम की तमाम वो चीजें हैं जिससे आपकी जात चेक की जाती है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। उसके बाद आप ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं लोगों के दरमियान, तो उसमें ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग, लीडरशिप ग्रुप टेस्ट, कमांड टेस्ट, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, पब्लिक स्पीकिंग, हाफ कमांड टास्क, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। और इस दफा सुना है कि एक नया कोई टास्क भी ऐड हुआ है, मुझे कल ही बच्चों ने बताया जो स्टूडेंट होके आए हैं एसबी से, तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये ग्रुप टास्क होते हैं कि आप, एक शख्स है ना अकेला कैसे बिहेव करता है, फिर लोगों में कैसे बिहेव करता है, तो ये भी आपके वहां पर चेक होंगे। उसके बाद जो तीसरी चीज है वो इंटरव्यू है, मेन इंटरव्यू ऑफ आईएसएसबी। तो ये तीन चीजें हैं जो आईएसएसबी में आप की चेक होती हैं, और इन तीनों के वोट होते हैं। तो जिसने ज्यादा वोट ले लिए वो रिकमेंड हो जाता है, जो नहीं ले सका वो नॉट रिकमेंड हो जाता है। इसमें पास या फेल कोई नहीं होता, इसमें रिकमेंडेशन एंड नॉट रिकमेंडेशन होती है। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो रिपीट हुआ करता था इनिशियल वाला, अब वो खत्म हो गया, उसकी जगह नया टेस्ट आ गया, दैट इज कॉल्ड ओपीआई। वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्या पर्सनैलिटी देखी जाती है, वैसे तो और भी ट्रेड्स हैं, एक अफसर में, एक लेडी ऑफिसर में, एक मेल ऑफिसर में, जेंटलमैन में क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स होने चाहिए, तो आर्मी उसको सिलेक्ट कर सकती है। ये कोई फिक्स रूल नहीं है, ये हर बच्चे को देख के चेंज भी हो जाते हैं। कुछ बच्चों की पर्सनैलिटी में उन जरूरत पड़ती है कि अच्छा इसके अलावा भी ट्रेट्स देखने चाहिए। वो क्या क्या ट्रेट्स होते हैं, प्लानिंग एबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, करेज, इंटेग्रिटी, डिटर्मिनेशन, सोशल रिलेशंस, initiative, practical ability, influencing ability, general awareness, expressions, physical endurance, self confidence, ये तमाम की तमाम चीजें देखी जाती हैं। अब आपको एक और जबरदस्त चीज समझाता हूँ, और फिर आपको ये पॉइंट समझ आएगा कि ये आईएसएस भी इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। वो क्या पॉइंट है? पॉइंट है, सवाल आया
व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर? ये सवाल आपसे पूछा गया किसी भी एग्जाम में, मैं आईसीबी की बात नहीं कर रहा, किसी भी एग्जाम में ये मैंने पूछ लिया। अब अगर मैं आपकी चैट ओपन करूं, आप में से कौन है, कोई है आप में से जो इसका जवाब नकल करके देगा? एनी वन ऑफ यू जो इसका जवाब नकल करके देगा, चीट करके देगा, यूट्यूब से देख के बताएगा, किसी किताब से देख के बताएगा, या किसी और स्टूडेंट से पूछेगा यार मेरे बाप का नाम क्या है, ठीक है मुझे बताओ मेरे फादर का नाम क्या है, उसने क्या करना, सिंपल नाम लिख देना। लेकिन अगर किसी शख्स ने इस वक्त मैं आपसे पूछूं, तो एक शख्स अपने वालिद साहब का नाम बताए बशीर अहमद चौधरी, एक और शख्स बताए बशीर अहमद चौधरी, एक और शख्स बताए बशीर अहमद चौधरी, तो मेरे कान खड़े हो जाएंगे, यार ये तीन बच्चों का नाम सेम है बिल्कुल 100। तो मुझे शक हो जाएगा इन्होंने क्या किया हुआ है, कॉपी मारा हुआ है। तो मुझे गुस्सा आएगा नहीं आएगा कि यार कैसे निकम्मे हैं, बाप का नाम भी नहीं लिख सकते, राइट? बिल्कुल इसी तरह हर इंसान की पर्सनैलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, हर इंसान की शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अल्लाह ताला ने आपके दोनों हाथों पे जो अंगूठे लगाए हैं ना, राइट एंड लेफ्ट, कितना साइज होता है, इंच बाय इंच, इतना ही अंगूठा है ना, 1 इंच से इसका साइज बड़ा नहीं है। इस 1 इंच के अंगूठे को अल्लाह की कुदरत ने सेम नहीं बनाया। पता नहीं अंगूठा बनेगा क्या बनेगा, मेरा ऐसा ही है कुछ मिलता जुलता। इस 1 इंच के अंगूठे को खुदा की जात ने जो है वो सेम नहीं बनाया। आपको क्या लगता है कि जो पूरी पर्सनैलिटी है, जो शख्सियत है, अभी पता नहीं यार ये फिंगरप्रिंट ऐसे ही होते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है, तो क्या सेम बनाया होगा? बिल्कुल भी नहीं। इतने ही मुख्तलिफ हैं हम एक दूसरे से जितने हमारे फिंगरप्रिंट्स, शायद इससे भी ज्यादा। फिंगरप्रिंट तो फिंगरप्रिंट्स है ना। कोई मुश्किलात में पला बड़ा है, कोई पैसे की फरावानी में पला बड़ा है, कोई 8 बहनों का एक भाई है, कोई भाई भाई हैं, किसी के वालिद साहब बड़े बिजनेसमैन हैं, किसी के वालिद साहब बाहर काम करते हैं, किसी की वालदा भी टीचर हैं, किसी के वालिदैन डॉक्टर हैं, किसी के वालिदैन इंजीनियर हैं, कोई जो है वो बदमाशों के मोहल्ले में रहते हैं गुजरांवाला में, कोई जो है वो फेरीटाउन में रहते हैं, कोई जो है उन्होंने गाड़ी रखी हुई है, किसी के पास गाड़ी भी नहीं है, कोई जो है वो एसी में सोता है, कोई लॉरी कूलर में सोता है, किसी को सारी रात मच्छर काटते हैं बेचारे को, कोई क्या है, कोई कैसा है, कोई कैसा सोचता है, कोई फनेटिक मुस्लिम है, कोई बहुत प्रैक्टिकल मुस्लिम है, कोई अपना किसी खास फिरके को फॉलो करता है, कोई कैसे फॉलो करता है। तो जरा सोचें कि ये कैसे हो सकता है कि आप जब आपकी जात के बारे में सवाल करूं तो आप कॉपी पेस्ट शुरू कर दें, आप यूट्यूब से जुमले देख के उसको बताना शुरू कर दें, आप किताबों से देख के पढ़ना शुरू कर दें, आप लोगों से पूछ के बताएं कि मेरी हॉबी क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी हॉबी क्या है, बच्चे मुझसे पूछ रहे हो सर मैं अपनी हॉबी क्या लिखूं, तो मैं कहता हूँ कि चुल्लू भर पानी में डूब के मरना, ये लिख लो अपनी हॉबी। कि अगर तुम्हें 18 साल में तुम्हें ये नहीं पता लगा कि तुम्हारी हॉबी क्या है, तो मुझसे क्या पूछ रहे हो, तुम्हें तो घर मतलब पंखे से दुपट्टा लटकाओ अम्मा जी को लटक जाओ, तो फायदा ही नहीं ना जिंदगी का। 18 साल में तुम्हें ये नहीं पता लगा कि तुम्हारी हॉबी क्या है, तो जिंदगी में क्या करना है, अफसर बन के रोड़ोगे वही, कुछ फायदा नहीं तुम्हारा। इसलिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपने ये बात समझनी है कि हम क्यों मार खाते हैं। आपको पता है ज्यादातर बच्चे कौन पास करते हैं? जो बड़ा इजीली रिलैक्स होकर तैयारी करते हैं, इसलिए नॉर्मल रहते हैं, अपना जिसे कहते हैं ना कि कॉपी पेस्ट नहीं करते। तो ये कैसे टेस्ट होते हैं, क्या होता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन राइट नाउ अब आपको समझ आ गया होगा कि आईएसएसबी के अंदर कुछ कॉपी नहीं करना, आपका सक्सेस रेट 100% हो जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल बता दी है, वो जो थी लॉटरी वाली, कि अगर गरीब बच्चे की लॉटरी निकले और अमीर बच्चे की लॉटरी निकले, दोनों के डिफरेंट जवाब होने चाहिए, रियलिटी बेस्ड आंसर होने चाहिए। इसी तरह लड़की के बारे में जब गर्ल्स के बारे में सवाल किया जाएगा, एक है जो 4 भाई हैं, एक फैमिली में लड़का आया वो 4 भाई हैं, एक लड़का आया वो 8 सिस्टर्स का अकलौता भाई है, ठीक है, 1 ब्रदर, और ये 4 ब्रदर ही ब्रदर है। फर्क होगा लड़की के बारे में सोच, दोनों में फर्क होगा। मैं ये नहीं कहता कि बोला ये 4 जो हैं ये गलत सोचते होंगे, लेकिन फर्क तो होगा ना सोच का, जमीन आसमान का फर्क होगा। एक शख्स है जो वो इंटीरियर पंजाब से या इंटीरियर सिंध से है, या केपीके में माशाल्लाह हमारे जो पर्दे का रिवाज है वो काफी ज्यादा है, वहाँ औरतों का और तरह का सिस्टम है। अगर आप शहरों में चले जाएं तो वहाँ और तरह का सिस्टम है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे गर्ल्स के बारे में या गर्ल्स की ड्रेसिंग के बारे में आईसीबी में, तो दोनों लोग मुख्तलिफ जवाब देंगे। कोयटा में बाकी लोगों पे जहाँ पर ये लोग उनका ट्रेडिशनली और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो फॉलो करते हैं उनकी और राय होगी, शहरों के अंदर रहने वालों की और तरह की राय होगी। इतना पैसे के बारे में जब पूछा जाए, जब मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए पैसा क्या है, चले पूछ ही लेते हैं ताकि आपको ये चीज समझे। मैं लिखूं
मनी इज, ये फिल दी ब्लैंक्स आपने फिल करनी है। आपका चैट ओपन है, चैट आपकी ओपन है, सिर्फ मुझे नजर आएगा और किसी को नजर नहीं आएगा। आप जो भी टाइप करेंगे वो सिर्फ मुझे नजर आएगा। मनी इज, इस फिल दी ब्लैंक्स को फिल करें जरा। मनी इज हमारी नीड है, ओके। मनी इज नेसेसिटी, ओके। लिखते जाएं जो आपको समझ, जो आपके जहन में आ रहा है, कुछ सोचना नहीं है कि मेरे इंप्रेशन किया जाएगा। मनी इज एवरीथिंग, ओके। मनी नीड है, मनी इज पावर, ओके। मनी इज अ टूल ऑफ सर्वाइवल, ओके। चलें, अभी जो चीजें आ रही हैं वो आ रहा है पावर, पावर, नेसेसिटी, और क्या आया है? मनी इज काउंटेबल, ओके गुड। मनी इज काउंटेबल, इज एवरीथिंग, ओके। चलो, मनी इज नॉट सेटिस्फेक्शन, नॉट satisfaction. Money is only required for survival, only for survival. चलिए, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, ओके जी। चलिए, मैं चैट ऑफ किया। लास्ट आया था जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। सॉरी, ये राइटिंग ऐसी हो गई है माउथ से। अब जरा देखें, मैंने आप लोगों के नाम भी नहीं देखे ना, मैं आपको जानता हूँ। जिसने पावर लिखा उसके बारे में क्या राय है? वो तो पैसा, पैसे को ताकत समझता है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ, इसने तो पावर के चक्कर में पैसा पकड़ लेना और काम खराब हो जाना, होगा ना काम खराब। ये कहता है मनी इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। ये हकीकत से वाकिफ नहीं है, पीस ऑफ पेपर नहीं है, हकीकत है बड़ी बच्चों। ये पीस ऑफ पेपर आपको जमीन से आसमान में और आसमान से जमीन पे और अपनों से गैरों में और गैरों से अपने में बड़ा खराब करता है। तो ये नॉन रियलिस्टिक जवाब है, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। नेसेसिटी, जरूरत है। एक और चीज आई थी नॉट सेटिस्फेक्शन, ठीक है। ओनली फॉर सर्वाइवल, ओके। देखें तो कहते हैं कि यार पैसे की जरूरत तो है, आप पैसे के बगैर खा नहीं सकते, आप पैसे के बगैर चल नहीं सकते, आप पैसे के बगैर पढ़ नहीं सकते, आप पैसे के बगैर जी नहीं सकते। तो हलाल रिस्क ऐन इबादत है, हर नोट के ऊपर लिखा होता है पाकिस्तान में। तो हलाल रिस्क जो ऐन इबादत है, इसका मतलब है कि जरूरत के लिए पैसा कमाना ठीक है। जस्ट मैंने आपको एक दिखाने के लिए कि तीन चार सवाल, एक सवाल है, उसके मुख्तलिफ तरीकों से आप जवाब दे रहे हैं, पर्सनैलिटी असेस हो रही है। अच्छा, फिर सिर्फ इस एक सवाल पर पर्सनैलिटी असेस नहीं होगी, 100 सवाल होते हैं, फिर आपका पूरा फॉर्म होता है। तो साइकोलॉजिस्ट देखता है कि इस बच्चे ने ये पावर क्यों जवाब दिया है, वो जाके आपका फॉर्म देखेगा, देखेगा इसका वालिद क्या करता है। अच्छा, इसका वालिद टीचर है, टीचर का बच्चा पावर दे रहा है, इसका मतलब है इसको कहीं ये फील हुआ होगा लाइफ के अंदर, किसी मौके पे इसको ये ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, उसको फील हुआ कि यार पैसा होता तो पावर होती, ऐसी चीजें होती। जस्ट आपको ये शो करना कि काफी चीजें अटैच करके देखी जाती हैं, सिर्फ ये नहीं देखा जाता ये जुमला क्या है। तो ये ऐसी चीजें, अब आपने जो मैंने आपको चीजें दिखाई उसमें एक चीज थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ ये समझे आज के पूरे लेक्चर का मेन पॉइंट है। अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर आपको सारी की सारी बात समझ आ जाए। वो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ट्रेट है, होनी चाहिए। आप कहते हैं सर मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल बनूं? तो सारी एकेडमीज में यूट्यूब पे आपको लोग बताएंगे रिस्पॉन्सिबल का ये सेंटेंस बना लो, ऐसे कुछ सेंटेंस बनाओ, ऐसे सेंटेंस बनाओ इससे तुम लगोगे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। पिक्चर स्टोरी तुम ऐसी बनाओ, उसके बारे में ऐसा लिखो कि तुम लगो कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो। आप रोड पे जा रहे थे, रोड पे आपने देखा कि कुछ लोगों का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, आपने स्टोरी लिखी कि मैंने उनको उठाया, मैंने उनको हॉस्पिटल ले गया, मैंने ये किया वो किया, ऐसे करके आपने ये शो करा दिया कि आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, लेकिन आप हकीकत में हो ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो ये कैसे क्रिएट करना है? और भी बहुत से तरीके हैं, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने अपनी पर्सनैलिटी कैसे इंप्रूव करनी है। याद रखिएगा, जिंदगी में कोई भी बड़ा काम नहीं करना, ठीक है। छोटे छोटे काम करने हैं, उसका बड़ा इम्पैक्ट खुद ही आ जाता है, छोटे छोटे। तो अब अगर आपने रिस्पॉन्सिबल बनना है तो ये नहीं करना कि आपने रोड पर निकल के सारे मोहल्ले की गलियां साफ करना शुरू कर देनी है, लोगों को इकट्ठा कर लेना है। छोटे छोटे काम करने हैं। उसमें सबसे पहला काम क्या है? सुबह उठें, उठने के बाद जिस बेड पे आप सोए हैं उसको बना दें, वापस चादर ठीक कर दें। जो आपने चादर या खेस आखिर गर्मी है ली होती है उसको आप लपेट के सही तय करके रख दें, तकिया सीधा करके रख दें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की एलिमेंट आपकी पर्सनैलिटी में ऐड होना शुरू हो जाएगा कि जिस जगह आप सोए थे उस जगह को ठीक करने का जो फर्ज है वो आप पर। हम वैसे तो माशाल्लाह बड़े गैरतमंद कौम है, लेकिन हम सब नौजवानों के जो बेड हैं
इस पे हम सोते हैं, उसको ठीक हमारी माएँ बहनें कर रही होती हैं, या घर में अगर कोई काम वाली आती है तो वो करती है, हम नहीं करते। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप में से जो करता है। तो ये आपकी क्या चीज़ होगी, एक एडिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको समझ आ जाएगी यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रात को जब मैं गया था तो वो बेड बिल्कुल ठीक-ठाक था। वालिदा ने, सिस्टर ने या किसी और ने उस बेड को बिल्कुल साफ, चादर पे एक सिलवट भी नहीं थी, तय हुआ मेरा वो चादर रखी हुई थी ऊपर लेने के लिए, तकिया तरतीब से रखा हुआ था। मैंने रात को ऐसा गदर मचाया उसके ऊपर, करवटें ले लेके तो सुबह उसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ। किसने ठीक करना है? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्ज़ैक्टली जिस वक़्त आप खाना खा रहे हैं टेबल पे बैठ के, तो टेबल पे जिस प्लेट में आपने खाया है, अब वो भी आपकी माएँ-बहनें उठाएँगी। इसी का हमारा कल्चर है, मैं उसको वो नहीं करता। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? कौन रिस्पॉन्सिबल था उसको उठा के किचन में रखने का या उसको किचन से उठा के टेबल पे रखने का? आप रिस्पॉन्सिबल थे। तो ये 2 एक्टिविटी सिर्फ़ अगर आप आज अडॉप्ट कर लें, महीने बाद आप बिलीव करें आपको सेंटेंस आप खुद बनाएँगे, क्योंकि आप एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होंगे ना। हम क्या करते हैं, 2 नंबरी करते हैं। हम समझते हैं कि वहाँ पर जो बैठे हुए हैं ना सिलेक्टर्स, उनको हम धोखा दे देंगे। हम हकीकी ज़िंदगी में तो रिस्पॉन्सिबल हैं नहीं, उनको मैं दिखा दूँगा कि सर जी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। हम हकीकी ज़िंदगी में तो लॉयल हैं नहीं, उसको मैं दिखा दूँगा कि मैं लॉयल हूँ। तो ये बकवास है। ये अपने आप से भी धोखा है और उनसे भी धोखा है। ऐसा नहीं होता। दे आर स्पेशलिस्ट। वो ब्रिगेडियर लेवल के और कर्नल लेवल के एजुकेशन उन्होंने हासिल की होती है साइकोलॉजिस्ट की, उसके बाद उनका एक्सपीरियंस, उनकी नज़रों के सामने से रोज़ 200 बच्चा गुज़र रहा होता है। आप उनको बिल्कुल भी डॉच नहीं कर सकते। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। अगर आपने सोशलेबल होना है तो आज से प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों में घुलना-मिलना नहीं पसंद करते तो आप आर्मी के लिए नहीं हैं। आप फिर एक्टिविटी करें, शाम को चले जाएँ, क्रिकेट खेलें, गपशप लगाएँ, गुफ्तगू करें लोगों से। कोई सोशल वर्क हो रहा है मोहल्ले में, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें। किसी यार दोस्तों की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करें। ये छोटी-छोटी एक्टिविटी आपने करनी है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो तमाम चीज़ें जो हैं वो शामिल होना शुरू हो जाएँगी। जैसा कि मैं आपको एक दिखाऊँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक ट्रेट है पर्सनैलिटी का, दैट इज़ इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। ऑफिसर है, उसके साथ 200 जवानों की प्लटून है। ऑफिसर में प्लानिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, रिस्पॉन्सिबल भी बहुत अच्छा है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी है, करेज भी है, इंटेग्रिटी भी है, डिटर्मिनेशन भी है, सोशल रिलेशन भी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, फिजिकल एंड्योरेंस भी है, एक्सप्रेशन भी है, जनरल अवेयरनेस भी है, प्रैक्टिकल एबिलिटी भी है, इनिशिएटिव भी ले लेता है, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, अपनी बात लोगों से मनवा ही नहीं सकता। तो मुझे बताओ अच्छा लीडर हो सकता है? वो अच्छा लीडर नहीं हो सकता, क्योंकि जब उसकी बात कोई सुनेगा ही नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ये एक जो पर्सनैलिटी ट्रेट है, ये बाकियों पे हावी हो गया, बाकियों की औकात ही नहीं रही। अगर ये एक नहीं है, तो किसी कार्य के नहीं। तो ये इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी वहाँ कैसे चेक होती है, क्या करना है, और डे टू डे लाइफ में आपने इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी कैसे क्रिएट करनी है। घर में आपकी कोई बात क्यों नहीं सुनता? "ओए यार छोड़, तू क्या कह रहा है? तेरी तो बात समझ नहीं आती।" और छोड़ तुझे नहीं पता, ये कैसे क्रिएट करनी है? आपने कोई मशवरा देना है किसी को या कोई करना, तो पहले आपने थॉरली स्टडी करना है उसके ऊपर। फिर आपने उसके ऊपर रीज़निंग आपके पास होनी चाहिए। यार देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये काम कर लेते हैं। क्यों कर लें भाई? इसलिए कर लो। ऐसे करोगे तो इसके ये फ़ायदे होंगे, इसके ये फ़ायदे होंगे, इसके ये फ़ायदे होंगे। तैयारी तुम 4 महीने पहले स्टार्ट कर लो, ताकि प्रेशर भी नहीं होगा। मज़े-मज़े से टॉपिक पढ़ते रहो, कोई क्लास मिस हो गई, कोई शुगर मिला करना हो तो वो भी करते रहो। 4 महीने में तुम्हारी मुकम्मल तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन अगर तुम आखिरी हफ्ते में आके तैयारी शुरू करोगे तो प्रेशर भी होगा, टाइम भी कम होगा, और ज़हानत के जो सवाल हैं वो थोड़ा टाइम लगाते हैं समझ आने में। तो आप अब मेरी बात से इन्फ्लुएंस हो गए, मैंने आपको रीज़निंग दे दी। आप कहते हैं हाँ यार सर सही कह रहे हैं, मुझे आज से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी अगर आप में नहीं है, तो आप ऑफिसर नहीं बन सकेंगे। तो जो आपको बताने का मकसद था कि पेपर के ऊपर नहीं आपने अफ़सर बनना, रियल ज़िंदगी में अपनी वो चीज़ें क्रिएट करनी है, जो एक ऑफिसर में होनी चाहिए। दैट इज़ द रीज़न। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे बिना तैयारी के जाते हैं और आईएसएसबी में रिकमेंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, उनको तैयारी की ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ जो है अब आपने समझनी है, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। जो लोग नए हैं, दिस इज़ ऑनलाइन क्लास, इसके क्या बेनिफिट हैं, आपको समझ आ ही गया होगा। मैं 2017 से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, उस वक़्त जब हम ऑनलाइन का नाम लिया करते थे तो बच्चा मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करता था। वो समझता था पता नहीं ऑनलाइन किस बला का नाम। दुनिया तो 15 साल से ऑनलाइन पे चली गई थी स्टडी में। तो इस वक़्त जो क्लास हो रही है, अगर मैंने ये इस्लामाबाद में कंडक्ट करनी होती तो लाखों रुपए का खर्चा था। 40 बच्चों को बुलाना, एसी में बिठाना, 2 घंटे एसी चलेगा, आप पता नहीं कहाँ-कहाँ से किराए लगा के आते। फिर ज़ाहिर बात आते तो आपको खाना भी खिलाना पड़ता है, इतनी दूर से आते, फिर आप यहाँ कहीं रहते भी रात को। तो इतना सब कुछ करने का लाखों रुपए खर्चा आ जाता है। इस वक़्त क्लास ना मेरा कोई खर्चा हुआ है, ना आपको कोई खर्चा हुआ है, पूरी की पूरी वो तमाम बातें जो आपने फिज़िकल क्लास में आके सीखनी थी, वो उम्मीद है कि इस वक़्त आपको समझ आ गई होंगी। तो टाइम एंड मनी है ना सब कुछ, बल्कि टाइम को मनी कहते हैं।
तो पैसा की बचत ही बचत है, लोकेशन मैटर नहीं करती। क्लास में हमारे पास सऊदी अरब से भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। कल एक रजिस्टर हुआ स्टूडेंट रात को ओमान से, वो भी तैयारी कर रहा है PMA 149 की। एक्सेस टू इंस्ट्रक्टर, व्हाट्सएप है 24/7, आप अपना सवाल जवाब भेज सकते हैं। नेटवर्किंग, बहुत तरह के स्टूडेंट से आपका मिलना, लर्निंग आउटकम्स बहुत जबरदस्त हैं, खास तौर पे गर्ल्स के लिए। सिम्पी से एक लड़की क्लासें ले रही है, कोटली से एक लड़की, सरहद के बिल्कुल करीब है उस एरिए से कश्मीर के, वो लड़की क्लासें ले रही है FNS की। जरा सोचें कि लड़कियों के लिए आके इस्लामाबाद मंडी में एकेडमी में हॉस्टल में रहना एक डिफिकल्ट टास्क है। फिर घर के काम, लड़के भी घर से दूर महीने 1.5 महीने के लिए आना, खर्चा अलग से। मैं रावलपिंडी में 3 साल अपनी मेरी जाती अकेडमी थी एक आर्मी रिटायर्ड साइकोलॉजिस्ट के साथ, तो मैं उधर देखता था बच्चे जो आया करते थे सिंध से, गिलगित बल्तिस्तान से, हमारी फीस अलग पे करनी, उसके बाद हॉस्टल में रहने की अलग फीस पे करनी, और फिर शाम को जनाब साहब वो बाहर निकले तो आपको खर्चा भी होगा, तो कम से कम इनिशियल की तैयारी के ऊपर 30-40 हज़ार रुपये लगा देते थे। तो ये कुछ भी नहीं है, 5,500 फीस है, 5500 इनिशियल टेस्ट की, और 80+ क्लासेज आपकी होनी है PMA 149 की, बाकी की भी हो रही हैं। तो ये इसकी लर्निंग आउटकम बहुत जबरदस्त है, वो सारे के सारे। फ्री डेमो क्लास जो भी आपके साथ हो गई, आपने देख ली है, जूम पे क्लासें होती हैं, इंडिविजुअल टास्क, सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं। फन एक्टिविटीज और हमारी गेम्स वगैरह भी होती हैं, वो भी कहूट भी एक गेम है, और बाकी 1-2 बिंगो भी हम ऑनलाइन खेलते हैं, वो भी 10 स्टूडेंट्स को और मेंटली आप लोगों को रिलैक्स करने के लिए गेम्स होती हैं। बाकी कैरियर काउंसलिंग शाउंसलिंग, आपको लाइफ में और भी बड़े मसले हो सकते हैं, नौजवान हैं, हज़ार किस्म के मसले हैं, तो वो भी आपको मुकम्मल फैसिलिटी दी जाती है कि आप लोगों के साथ गपशप की जा सके। मैं कौन हूँ जो इस वक्त आपके साथ हूँ, और मैं ही इनिशियल टेस्ट की मुकम्मल तैयारी मैं ही करवाता हूँ, उसके साथ इंटरव्यू की। ISSB के लिए हमारे पास नई फैकल्टी है, डॉक्टर मुदस्सर रहमान और एयर कमोडोर आदिल ताहिर साहब। एयर कमोडोर इज इक्विवेलेंट टू ब्रिगेडियर इन आर्मी, एयरफोर्स में एयर कमोडोर होते हैं, आर्मी में ब्रिगेडियर। अलहमदुलिल्लाह वी हैव अ बेस्ट फैकल्टी इन पाकिस्तान, एयर कमोडोर आदिल ताहिर साहब और डॉक्टर मुदस्सर, वो ISSB को लीड करते हैं। डॉक्टर मुदस्सर साइक टेस्ट को, आदिल ताहिर साहब जो हैं वो GTO टास्क को एंड इंटरव्यूज को। मेरा जो वैसे मैं भी करवा लेता हूँ क्लासेस, लेकिन मेरा लोड इनिशियल का बहुत ज़्यादा होता है, तो ये तमाम मिक्स एंड मैच क्लासेस ही चलती हैं। मैं कौन हूँ, 11 साल हो गए हैं, इससे पहले 10,000 बच्चों की साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ ISSB पैटर्न विद आर्मी साइकोलॉजिस्ट। 6 से 7 आर्मी साइकोलॉजिस्ट थे, उनके साथ मैंने 3 साल काम किया है, पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, तो 10,000 बच्चों की साइकोलॉजिकल असेसमेंट की। उसके बाद मैं 3 साल रावलपिंडी अकेडमी में पढ़ाता रहा। देन आई वाज अपॉइंटेड एज असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस GF17 थंडर प्रोजेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह GF17 थंडर प्रोजेक्ट पे 3 साल सर्व किया, और वंस मुझे रियलाइज हुआ कि यार टीचिंग का प्रोफेशन करना चाहिए, किन कामों पढ़े में, सब कुछ छोड़ छाड़ के अब मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ पढ़ाता हूँ और पढ़ाता हूँ, इसके अलावा भी बहुत बहुत कुछ पढ़ाता हूँ। तो ये जी मैं था। बाकी क्लास, इस क्लास का भी टाइम खत्म हो रहा है, 40 मिनट्स इज द लिमिट। हमारी तमाम क्लासें जो हैं वो टेस्ट पोर्टल पे सारी चीजें होती हैं, बाकी आपके साथ ग्रुप पे गपशप होगी। सॉरी आप लोगों के सवाल जवाब नहीं हो सके, उम्मीद है आपको अच्छा खासा सब कुछ समझ आया होगा। इन दोनों क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड होके आपके साथ ग्रुप में शेयर हो जाएंगी। हम जल्द एक और क्लास सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन की अरेंज करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ा दे, आपने इतना फोकस और 80 मिनट्स आपने एक नॉलेज हासिल करने के लिए लगाए हैं। अल्लाह हम सबके इल्म में बरकत दे और लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला बनाए हम लोगों को। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से फिर गपशप होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।